हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। सेकेंड चैप्टर वीडियो नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जिसमें से इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्राइंग्स एंड लायबिलिटी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कैपिटल, कि बिजनेस का मालिक जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं, और जब बिजनेस का मालिक बिजनेस से पैसा निकाल लेता है तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। कैपिटल का उल्टा। इसीलिए जब ड्राइंग्स होगी तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। सिंपल। अगर वो पैसे निकालेगा तो ठीक है, अगर सामान निकाल लेगा, सपोज कोई बिजनेस के अंदर हमने परचेजिंग की हुई है ना, 10,000 की परचेजिंग की हुई है जिसकी मार्केट वैल्यू 15,000 है, लेकिन अब उसने परचेजिंग की है, मालिकी है, तो 10,000 रुपए ही उसकी ड्राइंग्स मानी जाएगी। सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं पढ़ देता हूं। इट इज अमाउंट ऑफ गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय द ऑनर। इट इज द अमाउंट और गुड्स, यानी जो पैसा बिजनेस के मालिक ने बिजनेस से निकाल लिया। स्ट्रेट अवे अमाउंट भी हो सकता है या गुड्स। गुड्स का मतलब आप समझते हैं ना, उन आइटम को गुड्स बोलते हैं जिन आइटम्स में बिजनेसमैन डील करता है। अब जैसे मैं सपोज रेडीमेड गारमेंट्स का काम करता हूं, तो मेरे लिए एसी गुड्स नहीं है, फर्नीचर गुड्स नहीं है, लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स तो हैं। मैं हो सकता है कि अपनी बच्ची के लिए एक ड्रेस अपनी ही शॉप से ले जाऊं, तो दैट इज ड्राइंग्स। ऐसे ही एसी वाला कोई तो होगा जो एसी बेचता है, ऐसी दुनिया भर की बहुत दुकान है। उनके लिए जो सेल परचेज के लिए खरीदे हुए एसी रखे हुए हैं, उनमें से अगर वो एक एसी उठा के अपने घर पे लगा दे तो वो ड्राइंग्स है। कहने का मतलब यह है कि अगर बिजनेसमैन जिन आइटम्स में डील करता है उसको अपने पर्सनल यूज के लिए ले ले तो वो ड्राइंग्स है। तो उसकी परचेज कॉस्ट हम ड्राइंग मान लेते हैं। इसमें मैंने लिखा है गुड्स आर वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट। ये याद रखना, बाद में काम आएगा। ड्राइंग्स रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट और कैपिटल। वो तो फिर नेचुरली कम हो ही जाएगी। इजी। नेक्स्ट, लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब है एक बिजनेस को अगर किसी को पैसा देना है, वो लायबिलिटी है। किसी को भी देना हो सकता है। कैपिटल भी एक तरह की लायबिलिटी है, हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वैसे रूटीन में अगर हम बात करें तो लायबिलिटी क्या होती है? कुछ भी हो सकती है। हमने उधार में माल खरीदा हो, लायबिलिटी है। मैं आपको पहले भी एक टर्म बता चुका हूं, उसको बोलते हैं हम क्रेडिटर, क्योंकि हमने क्रेडिट पे माल खरीदा है, इसलिए उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। सिंपल। लोन लिया हो सकता है बैंक से, आज नहीं तो कल वापस करना है। पब्लिक से पैसा ले रखा हो, पब्लिक डिपॉजिट्स, कुछ भी हो सकता है। सो जब बिजनेस को कोई अमाउंट किसी को पे करना होता है, लायबल टू पे, कुछ अमाउंट पेबल है, दैट इज लायबिलिटी। अब मैं इसको पढ़ूं तो इट इज द अमाउंट पेबल बाय बिजनेस। जो एक बिजनेस को अमाउंट किसी को देना है, दैट इज लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी मालिकों की तरफ है, टुवर्ड्स ऑनर्स ऑफ द बिजनेस, तो इंटरनल। दूसरे लोगों के लिए तो एक्सटर्नल। मेरे ख्याल से इसमें तो कुछ पढ़ाने और समझाने का है नहीं। एक्सटर्नल के एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी नई टर्म आ गया आपके लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो, सपोज मेरा एक बैंक अकाउंट है, बिजनेस का बैंक अकाउंट, ठीक है। सपोज मेरी बिजनेस है कोई भी नाम से, सपोज एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, या मान लेते हैं जय माता दी क्रिएशंस है, कुछ भी ऐसे एक मेरा बिजनेस है ना, कृष्णा स्टोर्स है, कुछ भी है। अब मेरा एक बैंक अकाउंट है और मैंने बैंक से ये फैसिलिटी ले रखी है बाकायदा, कुछ सिक्योरिटी देके या जैसे भी, कि अगर बाय द वे मेरे बैंक बैलेंस से ज्यादा भी मुझे किसी को पे करना पड़े तो बैंक उसको, उस पेमेंट को कर दे। मतलब एक टेम्परेरी लोन समझ लो। सपोज मेरे बैंक में 2 लाख रुपए और मुझे किसी को 2,30,000, 2,30,000 देने, तो बैंक उस चेक को पास कर देगा कि कोई बात नहीं, 30,000 अपनी जेब से दिए। ऑब्वियसली बैंक उसके लिए मेरे से इंटरेस्ट चार्ज करेगा और वो उसी बंदे को अलाउ कर पाएगा जिसके लिए बैंक ने कुछ सिक्योरिटी ऑलरेडी रखी होगी, या कुछ ना कुछ उनके अपने बैंकिंग नॉर्म्स को मैंने सेटिस्फाई किया होगा, और उसकी भी एक लिमिट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 लाख रुपए मेरे बैंक में और मैं किसी को 25 लाख का चेक दे दूं, प्रोवाइडेड मेरी इतनी लिमिट बनी हुई हो। यानी बैंक ओवरड्राफ्ट एक लिमिटेड अमाउंट तक अलाउड होता है। बट देखा जाए तो बैंक ओवरड्राफ्ट अब अपने आप में तो ये लोन ही हो गया ना, एक तरह से लोन नहीं मानते इसको, बैंक लोन नहीं मानते, बैंक ओवरड्राफ्ट मानते हैं। लेकिन है तो ओवरड्राफ्ट ना। ये बिल्कुल वैसा जैसे पापा आपको हर महीने पॉकेट मनी देते हो 1,000 रुपए की, और किसी महीने को पापा 1,200 दे दो, 200 रुपए अगले महीने काट लेना, अगले महीने 800 दे देना। तो एक तरह से वो 200 रुपए लोन जैसा हो गया।
लोन नहीं लिया अपने पापा से, आपने एडवांस में पॉकेट मनी एक्स्ट्रा ले ली, लेकिन अगले महीने एडजस्ट होनी है ना, तो कहीं ना कहीं वो 200 रुपए की एडजस्टमेंट होनी है। तो कुछ ऐसा समझ लो, बैंक ओवरड्राफ्ट इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लायबिलिटी। बाकी लोन्स तो होते ही लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए जो 1-2 साल में वापस करने हैं, लॉन्ग टर्म जो दे दो 5 साल में 10 साल में, हर तरह के लोन्स मिलते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। अब लायबिलिटी की अकाउंटिंग सेंस में 2 क्लासिफिकेशन है, नॉन करंट एंड करंट। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो बहुत इजी है। नॉन करंट का मतलब जिसको आपको अभी बाद में देना है। कितना बाद में? जो साल के आप खाते लिख रहे हो उसके अगले 1 साल के भी बाद में, यानी आज आप अकाउंट्स बना रहे हो और अभी आपको वो पैसे 1 साल के बाद देने हैं, 2-4 महीने में नहीं देने, 1 साल के भी बाद, और बाद 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद। इसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। करंट का मतलब जो अभी चल रही है हमारी जिंदगी, प्रेजेंट, एक तरह से दैट इज करंट। तो नॉन करंट का मतलब हो गया फ्यूचरिस्टिक लायबिलिटी, बाद में देनी है, अभी नहीं देनी। पेएबल आफ्टर मोर देन 1 ईयर, ध्यान रखिएगा इसमें जो लैंग्वेज है वो क्या है, मोर देन 1 ईयर। अभी 1 साल से भी ज्यादा, यानी 1 साल से ज्यादा तो फिर कितना भी ज्यादा, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, इस तरह के जितने भी लोन्स एंड लायबिलिटीज हैं वो किसमें आएंगी, नॉन करंट लायबिलिटीज में आएंगी। ठीक है ना। आमतौर पर बड़े बड़े जो बैंक से लोन लिए जाते हैं, या डिबेंचर सर्टिफिकेट, डिबेंचर क्या होता है, जब कंपनी पब्लिक से पैसा ले लेती है और उनको लिख के देती है कि हम आपको इतने समय के बाद ये पैसा वापस करेंगे। आमतौर पर डिबेंचर 3 साल, 5 साल, 7 साल के होते हैं। मतलब ये समझ लो कि एक तरह से लोन सर्टिफिकेट जैसा है, बट इसमें लोन बैंक वगैरह से नहीं लिया, आम पब्लिक से लिया है, और बहुत सारे लोगों से आमतौर पर थोड़ा थोड़ा पैसा लिया जाता है। ये एक कंसेप्ट है, अभी बाद में पढ़ेंगे डिबेंचर्स को, बस इतना ही समझ लीजिए कि इसमें कंपनी ने लोन लिया, लिखित में दिया है कि हाँ भाई गारंटी है हमारी, आपको ये पैसा हम वापस करेंगे और विद इंटरेस्ट देंगे, बीच बीच में भी इंटरेस्ट देते रहेंगे, और फिर अल्टीमेटली आपका पैसा भी वापस करेंगे। तो एक लिखित में वो चीज उनको दे दी। तो बजाय बैंक से लेने के जब पब्लिक से इस तरह से लोन लिया जाता है, एक सर्टिफिकेट लिख के दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं डिबेंचर, ब्रीफ में बताया है। ठीक है। और करंट क्या हुआ, देखो जब नॉन करंट है 1 साल के बाद, तो अगर 1 साल के अंदर देनी है तो करंट हो गई। पेएबल विद इन 12 मंथ्स, जब आप अपने बुक्स लिख रहे हो तो वो सारी लायबिलिटीज जो अगले 1 साल के अंदर देनी है, 4 महीने में, 6 महीने में, 10 महीने में, वो सब करंट लायबिलिटीज होगी। वो तो करंट है, फिर देनी है ना, वो सर पे खड़ी है अभी। तो जो नॉन करंट है इसका मतलब अभी कम से कम अगले 1 साल तो नहीं देना, तो फिर वो तो लंबा हो गया ना मामला। जिसको अभी देना है वो तो फिर करंट लायबिलिटी के अंदर आ गया ना। जैसे क्रेडिटर्स, अब किसी से उधार माल खरीदा है तो उसके पैसे दो भाई, 1 महीना नहीं दोगे, 2 महीना नहीं दोगे, देने तो पड़ेंगे। ऐसे बैंक से आप समटाइम शॉर्ट टर्म लोन्स लेते हो, 3 महीने का, 6 महीने का, तो वो सब क्या आएगा, करंट लायबिलिटी में आएगा। ठीक है। आई होप कि ये इजी है। आपकी बुक्स में लायबिलिटी एज पर कंपनीज एक्ट भी दी हुई है, अभी पढ़ने का कोई मेरे को नहीं लगता लॉजिक है, उसको मैं सही वक्त आने पर पढ़ा दूंगा। अभी आप उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली छोड़ दो, जितना मैंने पढ़ाया, जितना मैंने बताया उतना ही लिख लो, समझ लो, काफी है। लिस्ट ऑफ लेक्चर्स के लिए जो है लिंक आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से लेक्चर्स रेडी हैं, अवेलेबल हैं आपके लिए, उसको आप डिस्क्रिप्शन से निकाल सकते हैं। लिंक फॉर द लिस्ट ऑफ लेक्चर्स, है ना। और कोई डाउट हो बेझिझक आप जो है वीडियो में अपना कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही, दोबारा समझाना है, अपना नंबर दे दीजिएगा, तभी फोन करके या SMS करके मैं आपको समझा दूंगा।